नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही रोमांचक चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये मान के चलिए कि आप एक एडवेंचर राइड पर जा रहे हैं। आप ये ना सोचें कि आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं, आप ये सोचें कि आप एक एडवेंचर वोयाज पर जा रहे हैं। अब मैंने जब वोयाज बोला तो वोयाज क्या होता है? वोयाज बेसिकली बेटा सी रूट से जब आप कोई जर्नी करते हो तो आप उसको वोयाज बोलते हो, ठीक है ना। जब आप समुद्र के रास्ते, नदी के रास्ते इन रास्तों से अगर आप कोई जर्नी करते हो तो आप उसे वोयाज बोलते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस चैप्टर में क्या होगा, ऐसा क्या है जो एकदम ये तूफानी बारिश में ये शिप आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही रोमांचक चैप्टर है बेटा, बहुत एडवेंचरस चैप्टर है, आपको मजा आएगी। तो कॉपी पेन नहीं छूना है, कान में लीड लगाओ, सीधी कमर करके बैठ जाओ, अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी बैकबोन को एकदम सीधा कर लो, बोन मैरो को एकदम सीधा कर लो एंड देन स्टार्ट लर्निंग विद मी। चलो, सबसे पहले अगर आपने एक चीज नोटिस की हो यहां पर लिखी हुई, तो मुझे बताना कितने बच्चों ने अभी तक यह नोटिस कर लिया था कि यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। और अगर यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो इससे क्या पता चलता है बच्चे? इस बात से हमें यह पता चलता है कि यह एक स्टेटमेंट है। जब भी कभी इन्वर्टेड कॉमा में बात होती है तो वो एक स्टेटमेंट होती है। अब स्टेटमेंट है तो पक्का किसी ने कहा होगा। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि अगर आपने क्या नहीं देखा है, अगर आपने नहीं देखा है इसका कौन सा सेक्शन, अगर आपने इसकी समरी नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देख लेंगे। इसकी समरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, तो समरी देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। उसके बाद जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको एक अलग ही आनंद, अलग ही मजा आता है चैप्टर को पढ़ने में और आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। जिस तरीके से आप किसी मूवी को देखने जाते हैं उससे पहले अगर आप उसका ट्रेलर देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाता है, थोड़ा हिंट मिल जाती है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो वही हिंट आपको मिल जाती है समरी से। चलो, तो यहां पर जैसे मैंने बताया, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा है। इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है नरेशन में, स्टेटमेंट्स में। और ये स्टेटमेंट किसी ने कही होगी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हम मरने से नहीं डरते, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी साथ हों। तो ये आप समझ लो, ये लिखी किसने थी, ये किसने बोला था? वैसे मैं नहीं बताने वाला था लेकिन मैं बता देता हूं, ये बताया था जोनाथन ने। किसने बताया था? ये जोनाथन ने बोला था, जॉन ने। अब जॉन कौन है आप अंदर जानोगे। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं उस शिप को दिखा दूं जिस शिप के बारे में आज हम लोग बहुत चर्चा करने वाले हैं। उस शिप का नाम होने वाला है क्या बच्चों? वेव वॉकर। इस शिप का नाम क्या है बेटा? वेव वॉकर है। इस शिप की बहुत ज्यादा चर्चा होगी पूरे के पूरे लेसन में, तो इस शिप का बहुत बड़ा योगदान भी है, इसीलिए मैंने सोचा एक बार आपको शिप जरूर दिखा दी जाए। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो, नाउ वी कैन बिगिन। इस चैप्टर में हम देखने क्या वाले हैं बच्चे? इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं एक 37 साल के बिजनेसमैन की कहानी। अब वो बिजनेसमैन कौन है? वो बिजनेसमैन है ये। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है मैरी, इनका बच्चा है 6 साल का जिसका नाम है जोनाथन, और इनकी लड़की है 7 साल की जिसका नाम है सुजैन। तो ये 4 लोग जा रहे हैं क्या करने? एक वोयाज करने। वोयाज क्या होता है बेटा? मैंने अभी आपको बताया, सी जर्नी। चलो देखते हैं। इन जुलाई 1976, तो भैया जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो ये जो एक 37 साल के कौन है? एक 37 साल के हमारे नरेटर हैं जो कि बिजनेसमैन थे। इन्होंने अपनी वाइफ को लिया, अपने बच्चे को लिया, अपनी बिटिया को लिया और इन सभी के साथ ये कहां से निकल पड़े? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इन लोगों ने अपनी सेलिंग कहां से स्टार्ट की, तो आपको बताना होगा बेटा प्लाईमाउथ इंग्लैंड से इन्होंने अपनी सेलिंग शुरुआत की। अच्छा, आखिरकार इन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाना था। इनको क्या करना था? पूरे वर्ल्ड का सी रूट से चक्कर लगाना था। ऐसा क्यों करना था बेटा? क्योंकि अभी से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने यही सेम काम किया था और इसी काम को ये डुप्लीकेट करने वाले थे, यानी कि उसी काम को दोहराने वाले थे। और इन्हें काफी ज्यादा एडवेंचरस रहे होंगे, इसीलिए ऐसा करना चाहते थे। ठीक है, कौन कौन था इनके साथ? इनकी पत्नी मैरी, इनकी बेटी जो 7 साल की थी, और आपसे इनकी एजेस भी आप याद रखोगे, है ना। ऑथर की एज 37 उस समय थी और बेटी की एज क्या थी? सुजैन की 7 ईयर्स, और उस लड़के की एज थी 6 ईयर्स जिसका नाम है जोनाथन या जॉन बोल सकते हैं। आगे देख सकते हैं।
For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our sea-facing in British waters. अब यहां पर क्या बता रहे हैं? यहां पर ये बता रहे हैं कि मैं 37 साल का एक बिजनेसमैन हूं और हम लोगों ने क्या प्लान किया? हम लोगों ने प्लान किया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। हम लोगों ने क्या सपना देखा था? ड्रीम, यानी कि हमने सपना देखा था कि हम लोग सेल करेंगे पूरे वर्ल्ड को इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। फेमस एक्सप्लोरर कौन? कैप्टन जेम्स कुक। जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड को एक बार क्या किया था? पूरे वर्ल्ड का एक बार चक्कर लगाया था, उसी तरीके अब ये लगाने वाले थे। आगे देखते हैं। और इन्होंने क्या किया था? पिछले 16 सालों से, लास्ट 16 ईयर से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, जितना भी हमारा फ्री टाइम था, जितना भी हमारा स्पेशल टाइम था, है ना, जो भी टाइम हमारे पास बचता था, लेजर टाइम, उन्होंने क्या किया पिछले 16 सालों से? उन्होंने स्पेंड किया हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल्स। अब यहां पर हॉर्निंग का क्या मतलब बेटा? हॉर्निंग का मतलब अपनी स्किल्स को बढ़ाना, अपने आप को किसी चीज के लिए काबिल बनाना। तो हॉर्निंग आर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। तो इन लोगों ने ब्रिटिश वाटर्स में क्या किया? अपनी स्किल्स को क्या किया? हॉर्न किया, यानी कि अपनी स्किल्स को और भी बेहतर बनाया। अब स्किल्स को बेहतर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर ये इतनी लंबी जर्नी पर जाएंगे, इतने लंबे वोयाज पर जाएंगे, तो इनको चाहिए होगी एक स्पेशल ट्रेनिंग, जिसके तहत इनको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी शिप पर हो तो उस शिप पर अगर बाढ़ आ जाती तो क्या करना है, अगर आपको तैरना पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा, अगर कोई शिप पे डेंट आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा। इन सभी चीजों की इन्होंने ट्रेनिंग ली और इसमें लगभग 16 साल लगे अपने आप को महारत हासिल करने में। बढ़ते हैं आगे। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट, अवर बोट वेव वॉकर। अब बोट का नाम ले रही है, अपनी शिप का नाम ले रहे हैं वेव वॉकर। यही है वो जो दिखाई दे रही, देखो यहां पर नाम भी लिखा हुआ है, वेव वॉकर, यही थी वो एग्जैक्टली, ठीक है ना। अवर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी। कितनी लंबी थी? 23 मीटर लंबी थी और 30 टन भारी थी, लकड़ी की बनी हुई थी और 30 टन भारी थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और इसे प्रोफेशनली बनाया गया था, यानी कि जो प्रोफेशनल बोट्स बनाते हैं, जो प्रोफेशनल शिप्स बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा इसे बनवाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने महीनों लगा दिए थे इसे क्या करने में? इसे फिट करने में और इसकी टेस्टिंग करने में। रफेस्ट वेदर, जितना भी ज्यादा रफ वेदर हो सकता है, जितना ज्यादा खतरनाक वेदर हो सकता था, उसमें इसे ट्राई करने की कि क्या ये टूटेगी तो नहीं, पिचकेगी तो नहीं, कहीं से खराब तो नहीं होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मंथ्स फिटिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में, कितने, क्या इनको मंथ्स लगे थे फिटिंग करने में, वीक्स लगे थे फिटिंग करने में, ईयर्स लगे थे, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है, इनको कुछ मंथ्स, कुछ महीने लगे थे फिटिंग करने में। और 16 साल से ये लोग अपने लेजर टाइम में क्या कर रहे थे? अपनी स्किल्स को हॉर्न कर रहे थे, अपनी स्किल्स को बेहतर बना रहे थे, क्योंकि इन्हें एक जाना था पूरे के पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने के एक वोयाज पर। क्यों जाना था? क्योंकि कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले यही काम कर चुके थे। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते जाओगे तो आपका रोमांच बढ़ता जाएगा, आपके लिए जो एडवेंचर वो बढ़ता चला जाएगा। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3-year जर्नी। अब फर्स्ट लेग का क्या मतलब है? लेग का मतलब यहां पर बेटा फेज है। जो हमारी जर्नी का फर्स्ट फेज था वो कितना होने वाला था? हमारी जर्नी का जो फर्स्ट फेज था वो 1,05,000 किलोमीटर था। जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। जो इनकी जर्नी का फर्स्ट फेज था वो 1,05,000 किलोमीटर का था और वो आराम से बीत गया, पास्ड प्लेजेंटली, मजे मजे में बीत गया। एज, क्योंकि वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, क्योंकि हम लोग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक जा चुके थे। यानी कि अगर आप यहां समझोगे तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं आपके सामने क्या बनाऊं? अगर मैं आपके सामने बना दूं एक रफ वर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, यहां तक हो गया आपका एशिया, यहां तक हो गया आपका यूरोप, यहां तक हो गया आपका अफ्रीका, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहां पर है क्या? यहां पर है बेटा क्या? इस जगह से लेकर के यहां पर पड़ता है केप टाउन, यहां से लेकर यहां तक तो ये आराम से आ गए। अब उसके बाद उन्हें इधर जाना था ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जब इस रास्ते पर इन्हें आगे जाना था तो ये है इंडिया, और इंडिया के नीचे क्या पड़ता है? सदर्न ओशियन, है ना, सदर्न इंडियन ओशियन। और ये जो सदर्न इंडियन ओशियन है काफी ज्यादा रफ है, काफी ज्यादा खतरनाक है। तो अब जब इसमें जाएंगे तब इनके सामने समस्याएं खड़ी होंगी। तो इनका जो फर्स्ट लेग था यहां से लेकर यहां तक, अफ्रीका के एंड तक। अगर हम भारत की बात करें, जिस तरीके से अगर आप भारत की बात करोगे तो कन्याकुमारी पे आकर के इंडिया का छोर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरीके अफ्रीका का जो छोर खत्म होता है केप टाउन पे खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, इधर ले आता हूं मैं अपने कर्सर को।
चलो, तो इनका जो पहला फेज था वो आराम से इन्होंने बिता दिया था, कहां से लेकर कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और उसके बाद ईस्ट की तरफ ये लोग मुड़ गए। वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, इसके पहले कि ये लोग ईस्ट की तरफ मुड़े, क्योंकि आपने अभी देखा कि कुछ ऐसा सीन आपने देख पाया होगा अभी, यहां पर क्या था, ये लोग पहले नीचे आए, फिर उसके बाद अभी ईस्ट की तरफ जाने वाले थे। हम सभी जानते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ईस्ट की तरफ ही मिलने वाला क्या इनको, ईस्ट की तरफ ही मिलने वाला इनको सदर्न इंडियन ओशियन, SIO जिसे बोल देता हूं मैं, ठीक है ना। तो अफ्रीका, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ जाने से पहले इन्होंने क्या किया, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, इन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया। एक था अमेरिकन जिसका नाम था लैरी विजिल, और दूसरा था स्विट्जरलैंड का जिसका नाम था हर्ब सीजलर। नाम याद रखना है, क्या क्या है बेटा, अमेरिका का था लैरी विजिल, और स्विट्जरलैंड, स्विस लिखा यानी कि स्विट्जरलैंड के थे हर्ब सीजलर। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। किस लिए इन्होंने इनको हायर किया, ताकि ये लोग हेल्प कर सके जो दुनिया का सबसे रफ सी है, दुनिया के कई सारे रफेस्ट सी में जो एक आता है उनमें से, उसको हैंडल करने के लिए सदर्न इंडियन ओशन में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब जब ये केप टाउन से आगे निकल गए तो दूसरे दिन क्या हो रहा है, वी बिगेन टू एनकाउंटर, है ना। अब हमें बहुत तेजी से क्या मिल रही है, स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब हमें एनकाउंटर करना पड़ रहा है, यानी कि अब हमें बहुत तेजी से क्या आ रही है, स्ट्रॉन्ग गेल्स आ रही हैं। गेल्स का मतलब क्या है बच्चे, गेल्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड क्या होता है, जब बहुत तेज तेज हवा के झोंके आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग गेल्स, राइट। स्ट्रॉन्ग गेल्स का इनको सामना करना पड़ा, इसको आप बोल सकते हो तेज हवा की झोंके, बहुत तगड़े तगड़े। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और कुछ हफ्तों तक क्या हुआ, वो लगातार कंटिन्यूअसली बहते रहे, लगातार वो जो हवा के तेज झोंके थे वो आते रहे जाते रहे। लेकिन आगे क्या हवा से डर रहा है क्या, गेल्स डिड नॉट वरी मी। तो ये ऑथर कह रहा है गेल्स मुझे नहीं डरा रही थी, हवा के जो तेज झोंके थे ना वो मुझे नहीं डरा रहे थे। तो क्या था जो डरा रहा था, बट The size of the waves was alarming up to 15 meters as high as our main mast। लेकिन जो waves का साइज था, जो waves थी बहुत ऊंची ऊंची, उनका जो साइज था वो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग था। अलार्मिंग का मतलब वो डरा देने वाला था, वो थोड़ा सा सावधान कर देने वाला था, क्योंकि वो लगभग 15 मीटर ऊंची थी, जितना कि हमारा मेन मास्ट था। अब कह दो मेन मास्ट क्या होता है, तो मेन मास्ट बेसिकली अगर आपकी शिप है तो शिप का आपका जो बेस पार्ट होता है, सबसे लंबा वाला जिसके ऊपर पूरी शिप टिकी हुई होती है, लंबा वाला पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं मेन मास्ट। तो ये जो लंबा वाला पार्ट है ना, इसी को हम बोलते हैं मेन मास्ट। इससे ऊंचा कुछ नहीं होता शिप में, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट मेन मास्ट का ही होता है। तो ये खुद 15 मीटर का, और 15 मीटर हाइट की क्या आ रही है, वो आ रही है इनके साथ में बगली में 15 मीटर हाइट की। मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं इस तरीके का, 15 मीटर हाइट की वेव्स आ रही हैं। अब पहले आप जान लो किसके बारे में, पहले आप शिप के बारे में जान लो कि शिप के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो बेटा देखो, ये जो होता है ये वाला, ये डंडा जो है इसी को बोला जाता है बेटा मेन मास्ट, ठीक है ना। एक होता है आपका मेन सेल। अब मेन सेल क्या होता है, एक ऐसा ही पर्दा होता है जिस पर हवा चलने से दिशा आगे देकर के नाव आगे बढ़ती है या फिर बोट आगे बढ़ती है। मेन सेल इस तरीके से लगाया जाता है, ये जो पर्दा है इस तरीके से सेट किया जाता है कि हवा, अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो आप ऐसा सेट करोगे कि हवा आए और हमें लेफ्ट की तरफ धकेल पाए। आगे देखते हैं, ये होता है बेटा मेन सेल। फिर आपके पास जिब होती है, जिब एक ट्रायंगुलर सा होता है बेटा। जिब का काम क्या होता है, जिब का काम सिर्फ इतना होता है कि अगर दोनों तरफ से बहुत तेज तेज वेव्स आ रही हैं तो जिब पानी जो अंदर आने वाला होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और पानी अंदर ना आकर के वापस समुद्र में ही चला जाता है। दैट इज व्हाट जिब डज, ठीक है ना। उसके बाद आप देखो डेक, हम सभी जानते हैं डेक पार्टीज होती है ना। तो डेक क्या होता है, जहां पर आप खड़े होते हो उसको बोलते हैं डेक। उसके बाद आता है बेटा कॉकपिट। कॉकपिट वो जगह होती है जहां पे आप अपनी धूम मचा ले धूम, यानी कि जहां पर आप बाइक नहीं चलाते हो, जहां पर आप उसको कंट्रोल करते हो पूरा पूरा। अगर आपने देखी है कैरेबियन नाइट्स की कोई भी एक सीरीज या कोई भी एक मूवी, तो आप जानते हैं, अगर आपने शिप वाली कोई भी मूवी देखी तो आप जानते हैं कि उसको कैसे, वो जो हैंडल होता है उसको आगे या पीछे करते हैं, किस चीज से, अपने हाथों से। आगे देखते हैं स्टर्न। स्टर्न क्या होता है बेटा, बैक पार्ट ऑफ शिप इज नोन एज स्टर्न एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ शिप इज नोन एज बो। उसके बाद क्या रह जाता है, बूम। बूम क्या होता है बेटा, बूम ये जो इन दोनों के बीच का पार्ट होता है बेटा, एक तो आपकी डेक और कॉकपिट के बीच का ये जो पार्ट है इसको बूम बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है बेटा क्या, ये है आपकी वाटर लाइन। अब वाटर लाइन के नीचे भी कुछ चीजें होती है। वाटर लाइन के नीचे होता है बेटा कील, हल और रडर। अब आप ये जानो हल क्या होता है बेटे, तो यहां पर लिखा हुआ है हल। जितना भी पार्ट होता है शिप का, जितना भी पार्ट क्या होता है, अगर आपने कोई शिप देखी है लकड़ी वाली भी नॉर्मल शिप, तो आपने देखा होगा अंदर से उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन बाहर से पूरा लकड़ी कर करके क्या कर देते हैं, लकड़ी चिपका चिपका करके तो एकदम सपाट बना देते हैं ताकि पानी अंदर ना सके। तो वही पार्ट होता है बेटा हल, ठीक है ना। और इसके दो साइड होते हैं बेटा, एक होता है स्टारबोर्ड साइड, एक होता है पोर्ट साइड। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर कोई भी समस्या है बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अपनी समस्या। आई विल फॉर श्योर, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आपका जो भी डाउट है उसका जरूर निवारण करूंगा, ठीक है। तो आप बोट के बारे में समझ गए, अब आप समझ पाओगे बाकी चीजों को भी। तो देखो
high as our main mast. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. अब दिसंबर 25 को ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25 दिसंबर को जो नरेटर था उसकी जो शिप थी वो कितना आगे निकल जा चुकी थी केप टाउन से। तो आपको याद रखना है वो 3500 किलोमीटर ईस्ट में जा चुकी थी 25 दिसंबर को। और डिस्पाइट atrocious weather we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. हालांकि एट्रोशियस यानी कि हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर था, यानी कि इनके फायदे में नहीं था, काफी ज्यादा खराब वेदर था, उसके बावजूद इन्होंने 25 दिसंबर को क्या मनाया, क्रिसमस डे मनाया अपना आराम से, और इस बात की कामना की कि न्यू ईयर्स डे शो नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। और जब 1 जनवरी आई, नया साल आ गया, तब इन्होंने कामना की कि अब शायद ये चेंज हो जाएगा, जो वेदर है वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज हुआ भी, लेकिन पॉजिटिवली नहीं चेंज हुआ, वो निगेटिवली चेंज हुआ, और भी ज्यादा खराब हो गया फॉर द वर्स, वो और ज्यादा खराब हो गया। बढ़ते हैं आगे। आप ये पूरा समझ चुके हैं शिप के बारे में, कोई समस्या नहीं होगी। आओ, क्योंकि अभी बहुत सारे नाम आएंगे। अब देखो, एट डॉन ऑन जनवरी 2, मतलब जनवरी 2 की सुबह क्या हो रहा था, वेव्स वर जाइगेंटिक। जो वेव्स थी वो बहुत बड़ी थी। जाइगेंटिक का मतलब क्या है, जाइगेंटिक का मतलब ह्यूमंगस, जाइगेंटिक का मतलब बेटा इनॉर्मस, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, है ना, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ रही हैं। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ सेल कर रहे थे, यानी किसके साथ निकल पड़े थे। सेल करने का मतलब होता है, अगर आप तैर रहे हो तो स्विम करते हैं, अगर वो बोट चल रही तो उसको सेल करना कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप खुद ऐसे हाथ पैर आगे पीछे करके आगे बढ़ रहे हो तो इसका मतलब यू आर स्विमिंग, और अगर आपकी बोट आगे जा रही यू आर सेलिंग, सिंपल इज दैट। आगे देखते हैं, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और उसके बाद भी जो हवा की रफ्तार थी वो 8 नॉट थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखो ये स्टॉर्म जिब क्या होता है, स्टॉर्म जिब ये होता है, देखो इस तरीके का दिखता है, दोनों तरफ से लगा देते हैं ताकि बहुत तेजी से अगर पानी आए तो पानी डिफ्लेक्ट होके नीचे गिर जाए, ठीक है ना, अंदर ना आ पाए ज्यादा। आगे देखते हैं। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. अब देखो इसके कहने का क्या मतलब है, ये यहां पर बता रहे हैं कि जब जब ये क्या हो रहे थे, किसी भी जब जैसे ये क्या है, ये एक इन्होंने क्या देख लिया, मैं इसका पहले कलर चेंज कर दूं, अरे कलर की जगह कुछ और ही चेंज हो गया। ये क्या है, जब ये किसी भी वेव के ऊपर आ रहे थे, मान लो ये जो इनकी शिप है इस समय इस वेव के ऊपर आ गई, तो इनको यहां से क्या दिखाई दे रहा है, ये इनका मेन मास, इनको यहां से ये दिखाई दे रही है, इनको यहां से ये दिखाई दे रही है, और इनको यहां से ये दिखाई दे रही है कि भैया एंडलेस सी है, वो इनकी तरफ रोल होता हुआ चला आ रहा है ना, एकदम डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर, एकदम डिस्को डांस करता हुआ चला आ रहा है ना, ऐसे ऐसे करके वो चला आ रहा है। तो इसीलिए बोला गया रोलिंग टुवर्ड्स अस, एंडलेस सी। अब भैया सी का कोई ना छोर है ना और है, दूर दूर तक पानी पानी दिख रहा है, तो ऐसा समुद्र जो बिल्कुल खत्म होने का नाम ना ले, वो चला आ रहा है हमारी तरफ रोल करता हुआ। आगे देखते हैं। और जो आवाज थी हवाओं की, बहुत ज्यादा कान फाड़ देने वाली थी, इतनी ज्यादा चीखने वाली आवाज थी। टू स्लो द बोट down we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in the loop across the stern। अब देखो आराम से समझना, हम लोगों ने बोट की स्पीड को धीमा करने के लिए, क्योंकि हवा बहुत तेज बह रही थी तो हमें बोट की स्पीड धीमी करनी थी, तो हमने क्या किया, हमने इसको उतार लिया, जो स्टॉर्म जिब थे उनको नीचे उतार लिया, और साथ ही साथ जो स्टर्न वाला पार्ट था, जो पीछे वाला पार्ट था, इस पर रस्सी को बार बार बांध दिया। मूरिंग का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास अगर रस्सी है, मान लो इसी तार को मैं रस्सी मान लूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे कर रहा हूं, इसका मतलब मैं मूरिंग कर रहा हूं, लगातार रस्सी की गांठ बनाता चला जा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर हमने दो गांठें लगाई। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइंस, डोंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। डोंट का मतलब क्या होता है, डोंट का मतलब होता है पहनना, है ना, वियर करना। तो यहां पर क्या बोल रहे, अब जब इतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति बन गई तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी लाइफ जैकेट्स पहन ली। जो भी इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर पानी की स्थिति खराब हो जाती है, अगर आप शिप में क्या बोलते हैं डूबने या मरने की स्थिति आ जाती है, तो आपको जो भी चीजें करनी होती है उसी को बोला गया है, क्या उसी को यहां पर बोला गया है बच्चे, लाइफ राफ्ट ड्रिल। इन्होंने वो स्टार्ट कर दी और अपने ऊपर क्या पहन लिया, अपने ऊपर वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स पहन लिए जो जरूरी है। आप सभी ने भी कभी ना कभी अगर बोटिंग की है तो ये जरूर पहनी होगी बेटा, लाइफ जैकेट्स, है ना, वो थोड़ी सी फूली सी होती है, जिसकी मदद से अगर आप पानी में गिर भी जाओ तो आप पानी के ऊपर बने रहो, पानी के नीचे ना जाओ। गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर। इंपेंडिंग का क्या मतलब बेटा, आता हुआ खतरा। इंपेंडिंग का मतलब है आता हुआ खतरा। अब अगर आपने पता चला घर से पैसे चुराए और मम्मी को पता चल गया, तो मम्मी जब तुम्हारी तरफ आएंगी तुमको देख के पता चल जाएगा भैया अब तो या तो जूते चलेंगे, या तो चप्पल, या तो झाड़ू, या तो बेल्ट, कुछ तो चलेगा। तो इंपेंडिंग डिजास्टर यानी कि तुम्हारी तरफ आता हुआ खतरा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर केम
एट अबाउट 6 PM। जो पहला खतरा था, आता हुआ खतरा, वो 6 बजे हुआ विद एन ऑमिनस साइलेंस। कैसी साइलेंस के साथ? एक ऐसी चुप्पी जो ऑमिनस थी। ऑमिनस का मतलब क्या होता है? इविल। ऑमिनस का मतलब क्या होता है बेटा? इविल साइलेंस के साथ, है ना। आगे देखते हैं। द विंड ड्रॉप्ड, जितनी भी हवाएं चल रही थी चलना बंद कर दी, हवाएं रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आकाश था वो एकदम से काला पड़ गया, ग्रू डार्क, एकदम से काला हो गया। साथ ही साथ देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद एकदम से चीखती हुई आवाज आई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और फिर एक बहुत बड़ा क्लाउड क्या हुआ मेरे एफ्ट। एफ्ट क्या होता है बेटा? स्टर्न को ही एफ्ट कहते हैं। पीछे वाला जो पार्ट होता है आपकी बोट का, उसको आप एफ्ट भी कहते हो। तो पीछे वाले पार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी क्या आ गई? बहुत बड़ी एक क्लाउड आ गया। अब बाद में डर क्या रहा है इसको? ये जो क्लाउड लग रहा था अल्टीमेटली क्लाउड था नहीं। देखो क्या होता है, एफ्ट ऑफ द शिप विद हॉरर, डर के मारे, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये क्लाउड नहीं है, ये तो बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैव एवर सीन। लेकिन एक वेव है, ऐसी वेव, इतनी ऊंची वेव मैंने आज तक नहीं देखी। एक ऐसी वेव है ये, एक इतनी ऊंची लहर है जो आज तक इसने नहीं देखी थी। तो ये डर गया उसको देख करके, क्योंकि अभी तक जो बादल लग रहा था वो बादल नहीं था, वो एक बहुत ऊंची, बहुत विशालकाय वेव थी। अब वेव के बारे में जानो क्या बताया है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, एकदम सीधी खड़ी थी, सीधी। वैसे वेव कैसी होती है? ऐसे आ रही होती है, लेकिन ये एकदम ऐसे बढ़ रही थी आगे, वर्टिकल, ठीक है ना। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटन ब्रेकिंग क्रेस्ट, और इसकी हाइट क्या थी? दूसरी जो पहले वाली जितनी भी थी वेव्स, उसकी दुगनी। पहले वाली वेव्स कितनी थी बेटा? जो अलार्मिंग था, जब वो कह रहा था मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि हवाएं कितनी तेज चल रही, लेकिन जो वेव्स हैं वो 15 मीटर ऊंची हैं। 15 मीटर यानी कि जितना ऊंचा मास्ट था उतनी ऊंची है। अब ये दुगनी वेव है, यानी कि मास्ट की भी दुगनी। अगर मास्ट यहां तक आ रहा है तो वेव यहां पर है कहीं, अगर गिर गई भैया पूरी धंस जाएगी अंदर तक पानी के, ठीक है ना। और ये भी लिखा है फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब ये वाला पार्ट जो पानी में गिरने वाला होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो झुका हुआ होता है, पानी के अंदर जो गिरता है ना छपाक से, वही वाला। विद अ ब्रेकिंग फ्राइटफुल, डरावना ब्रेकिंग क्रेस्ट के साथ। आगे द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, और जो आवाज थी वो एकदम थंडर की तरीके बढ़ती चली जा रही थी। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो स्टर्न था वो क्या था? मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, है ना, वो मूव कर रहा था वेव की फेस की तरफ, ठीक है ना। एंड फॉर अ मोमेंट, और कुछ समय के लिए, आई थॉट, मुझे लगा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम शायद इसको ऊपर से तैर करके चले जाएं। जैसे नहीं वो स्काइंग, वो जो क्या होता है यार, उसको हमको पता नहीं है, वो नहीं पटरे पे ऐसे 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 करके तैर जाते हैं, उसको शायद स्कीइंग बोलते हैं क्या? हाँ शायद वही बोलते होंगे, है ना। आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन फिर एकदम से बहुत बड़ा, ट्रिमेंडस यानी कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और उसने क्या किया? झटका दे दिया। शूक का मतलब हिला दिया पूरे डेक को। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और टोरेंट यानी कि एक हरे, टोरेंट का मतलब होता है ग्रेट अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि अब बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी कहां घुस गया? ग्रीन और व्हाइट कलर का पानी आ गया किसके अंदर? शिप के अंदर आ जाता है। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard. मेरा जो मत्था था, वो जो व्हील थी जिसको कंट्रोल करके लेफ्ट या राइट या आगे पीछे करते थे, उस पे जाके मेरा मत्था लगा और मैं हर्ट हो गया बहुत तेजी से। And I was aware of flying overboard and sinking below the waves. और उसके बाद ये जब पानी इतना ज्यादा शिप पर भर गया था तो उसी में सिंकिंग, उसी में डूबने लग गया। अपनी ही शिप पर बोर्ड का वो जो ओवरबोर्ड वाला पार्ट था वहीं पर ये डूबने लग गया। देखो जैसे यहां पर एक्सप्लोजन हो गया वैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि बहुत तेजी से वेव आई थी। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने क्या एक्सेप्ट कर लिया? मैंने अपनी आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे जैसे मैं क्या खोता जा रहा था? अपना कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को खोता जा रहा था, वैसे वैसे मैं पीसफुल यानी कि शांत होता जा रहा था। बढ़ते हैं आगे। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, है ना। अनएक्सपेक्टेडली मतलब, एक्सपेक्टली मतलब जिस चीज की आपको आशंका हो, जिस चीज का आपको अंदेशा हो, है ना। तो अचानक से क्या हुआ? मेरा जो सर था पॉप्ड आउट, बाहर आ गया वाटर से, पानी से। अब फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर अवे पर मैं क्या देख पा रहा था? वेव वाटर वाज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग का मतलब क्या? डूबने वाली थी पूरी तरीके से। वेव वाटर जो थी, वेव वॉकर थी, पूरी तरीके से अंदर डूबने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मास्ट था वही वाला जो लंबा वाला डंडा मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब कुछ ऐसा हो गया था, वैसे मास्ट एकदम सीधा होता है पानी के वर्टिकल, लेकिन वो पानी के पैरेलल हो गया था, हॉरिजॉन्टल होने ही वाला था। मान लो अगर पानी ये है तो जो मास्ट है वो लगभग ऐसा हो गया है, ठीक है ना, लगभग ऐसा हो गया है। बस इतना हुआ और पानी पूरी की पूरी शिप घुस जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ चमत्कार।
माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, और जो लाइफ लाइन जैकेट पहनी थी ना वो इतने सारे झटके खाने के बाद टाइट हो गई काफी ज्यादा, जिससे मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगा। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने क्या ग्रैब कर लिया, ग्रैब का मतलब पकड़ ली, मैंने क्या पकड़ ली, जो रेलिंग्स थी लगी हुई थी उनको मैंने पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और फिर मैं हवा के सहारे क्या करने लगा, और सेल्ड थ्रू द एयर, उसके बाद मैंने थोड़ा सा सेल किया पानी के उसी के अंदर, शिप के अंदर। वेव वाटर्स मेन बूम, मैं मेन बूम तक पहुंचा। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग रोल, है ना, सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। अब क्या हुआ, एक सब्सिक्वेंट वेव आई, जब ये पूरा का पूरा ढाने वाला था एकदम से इधर से एक वेव आई और उसको सीधा कर दिया, और इस वेव ने क्या किया, मुझे एकदम से धड़ाम से पटक दिया, कहां ले जाकर, बूम पर। कैसे, डेक लाइक अ रैग डॉल, जैसे कि एक फटी पुरानी सी डॉल होती है ना, उस तरीके से मुझे क्या कर दिया, ले जाके पटक दिया एकदम उस दूसरी वाली वेव ने। लेकिन इससे क्या हुआ, इसकी जो शिप थी वो सीधी खड़ी हो गई। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, याद रखना जो इनकी लेफ्ट रिब्स थी वो क्रैक हो गई, यानी कि वो चिटक गई, इनकी लेफ्ट रिब्स क्रैक हो गई और चिटक गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरा चेहरा ब्लड से भर गया था, मेरा मुंह तो ब्लड से भर गया था, खून से। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे जो दांत थे वो टूट चुके थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील, और किसी तरीके से मैंने व्हील को पा लिया था। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और फिर उसके बाद क्या किया, स्टर्न को लाइंड अप किया और अगली वेव के लिए मैं तैयार था कि अगली वेव आएगी और वो फिर से झटका देगी। फिर क्या हुआ, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर कहीं पर सिर्फ और सिर्फ पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, है ना, मैं फील कर पा रहा था कि शिप के नीचे पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं जाकर के व्हील को छोड़ करके, अगर व्हील छोड़ दिया तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, जो फ्रंट हैच था, हैच क्या होता है, आपने देखा होगा शिप्स में ऐसे करके होता है जिसको हटाओ फिर आप नीचे या बाहर आ सकते हो, है ना, कभी कभी सामने लगे होते हैं, कभी कभी नीचे लगा होता है, इसको ऐसे जमीन से हटाओ और फिर उसके बाद इसको ऊपर करके नीचे घुस जाओ सीढ़ियों के सहारे, फिर उसको बंद कर लो। तो क्या हुआ, फ्रंट वाला हैच खुला, इसको ऐसे मैरी ने खोला और मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, किसने चिल्लाया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु स्क्रीम्ड वी आर सिंकिंग, जोनाथन, सुजैन, मैरी या फिर नरेटर, तो आंसर होगा मैरी, इसकी पत्नी ने चिल्ला के बोला वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, और जो डेक हैं जहां पर लोग खड़े होते हैं वो स्मैश यानी कि चकनाचूर हो गए, टूट गए। वी आर फुल ऑफ वाटर, और पानी भर चुका है पूरी तरीके से। टेक द व्हील, मैंने चिल्ला करके बोला टेक द व्हील, व्हील पकड़ो आकर के। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, अब मैं हैच की तरफ जाने लगा। स्क्रैम्बल्ड यानी कि बहुत तेजी में किसी चीज की तरफ मूव करना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा स्क्रैम्बल्ड। बात समझ में आ रही है, गुड। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब दोनों के दोनों पागल आदमियों की तरीके पानी को पंप करने में लगे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो लकड़ियां टूटी हुई थी एकदम क्रेजी एंगल्स पर थी। मान लो ये पूरी की पूरी लकड़ी है, अगर ये पूरी लकड़ी है मान लो एक, है ना, ये तो ये ऐसे हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। आगे देखते हैं, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स। अब देखो स्टारबोर्ड साइड क्या होता है, देखो इसके आगे आके सीख लोगे। देखो पोर्ट के तीन, किसी भी शिप के तीन साइड होते हैं बेटा, एक पोर्ट साइड होता है जहां से आप चढ़ते उतरते हो, एक स्टारबोर्ड साइड होता है जो पानी की तरफ होता है, और एक स्टर्न होता है जो पीछे वाला पार्ट होता है, और आगे वाले पार्ट को आप क्या बोल देते हो बेटा, बो बोल देते हो। तो आप वापस से समझो बात को, क्या बोल रहे हैं, द स्टारबोर्ड साइड, वो साइड जो पानी की तरफ रहता है, उधर क्या हो रहा है भैया, बर्स्ट इनवर्ड, अंदर की तरफ दब गया है। अभी आपने देखा होगा क्या, अगर अभी आपने वो, रुको पानी पीले फिर बताएं, बल्ज इनवर्ड। अभी टाइटैन को देखने के लिए, टाइटैन के मलबे को देखने के लिए कुछ अमीर लोग एक कैप्सूल में, एक सबमरीन टाइप के कैप्सूल में जा रहे थे अंदर, उन पर 15,000 टन पास्कल का प्रेशर लगा, और जैसे बोतल नहीं, अगर मैं इसको दबा दूं तो अंदर की तरफ पिचक जाएगी ना, वैसे ही पिचक गया इनका शिप भी। और ऐसे ही टाइटैन की अभी की बात है बेटा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ होगा, और अंदर वो पिचक गया और सारे 6 के 6 लोग मर गए थे। आगे देखते हैं, द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड ट्रॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर। जितनी भी इनकी सामान थी, क्रॉकरी हो गया, चार्ट हो गया, टिन हो गए, सब के सब इधर उधर इतर बितर हो गए थे। बढ़ते हैं आगे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं थोड़ा सा तैर करके, थोड़ा सा क्रॉल करके, ऐसे घिसट घिसट करके कहां तक पहुंचा, बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, मैंने बच्चों से पूछा क्या तुम लोग सही हो, बच्चों ने बोला यस हम लोग सही हैं। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर में एक बंक पर बैठे हुए थे या लेटे हुए थे, वहां से उन्होंने बोला हम ठीक है। लेकिन सुजैन क्या बोल रही, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सुजैन कह रही है, सेड सुजैन कि मेरा जो सर है वो दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग अ बिग बंप अबव हर आईज, उसकी आईज के ऊपर एक बड़ा सा गुलमा पड़ गया, तो बड़ा सा सूजन आ गई थी काफी, वो दिखाते हुए बोल रही है कि मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है।
आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। उस समय मेरे पास समय नहीं था कि मैं बम्प्ड हेड यानी कि सूजे हुए सर की चिंता कर सकूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक हैमर को खोजने के बाद और स्क्रूज को एंड कैनवास को, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस से कहां गया, डेक की तरफ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन, और क्या किया, स्टारबोर्ड साइड को एकदम धक्का मार करके खोला। स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन नहीं, सॉरी, जो स्टारबोर्ड साइड था पूरी तरीके से खुला हुआ था क्योंकि अंदर की तरफ उस पर झटका पड़ा था और वो चिटक करके टूट गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हम लोग लगातार अंदर पानी आ रहा था सिप के जितनी भी बार झटका लग रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैंने कुछ रिपेयर्स नहीं किए तो हम हर हाल में सिंक कर जाएंगे, हम हर हाल में डूब जाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। Somehow I managed to stretch canvas, और मैंने क्या किया, जो कैनवास था मैंने उसको अरेंज किया और क्या किया, सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जहां पर भी छेद हो गए थे मैंने वहां पर जाके कैनवास को लगाया और किसी भी तरीके से मैंने क्या किया, इन गैपिंग होल्स को भर दिया। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. हालांकि थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी नीचे से आ रहा था, लेकिन अधिकतर पानी जो था वो अब डिफ्लेक्ट हो गया था, यानी कि पानी की तरफ ही वापस जा रहा था, अंदर नहीं आ रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuits. प्रॉब्लम तो तब खड़ी हो गई जब इनके जो क्या थे, जब इनके जो ये थे मोटर पंप थे जिनसे ये लोग पानी लेकर के बाहर निकाल पा रहे थे शिप से, वो जब दोनों खराब हो गए क्योंकि उसके अंदर डेब्री चली गई, यानी कि थोड़ा मलबा चला गया। इसको डेब्रिस मत पढ़ना बेटा, डेब्री पढ़ना, एस साइलेंट होता है। तो जब उसमें डेब्री चली गई तो दोनों पंप काम करना बंद कर गए, साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट भी हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत हो गई। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, है ना, थ्रेटनिंगली, जो वाटर लेवल था वो बहुत ज्यादा ऊपर आ गया एकदम डरावने तौर पर। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, और मैं कहां गया, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आवर 2 स्पेयर, हमारे पास 2 और भी हैंड पंप्स हैं, है ना, स्पेयर एक्स्ट्रा हैंड पंप्स हैं जो वहां पर रखे हुए हैं ओवरबोर्ड, along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor। आगे आ जाओ। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे किसमें, अगले वीडियो में। ये था आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसलिए 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि पता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ताकि आप कमेंट में बता सकूं मुझे कि आपको कौन से वर्ड्स पसंद नहीं है, कौन से वर्ड समझ में नहीं आए, ताकि आपको पहले उसका आंसर दे दूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा इसके पार्ट 2 पर, जिसमें ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।